बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, तुर्की के जो सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला है उसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे वोटिंग का अमल रुक जाएगा और फिर रिज़ल्ट शाउन होने शुरू हो जाएंगे। जो इसके रिज़ल्ट होंगे उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके ऊपर बात करता हूँ आज। एक तो जो तुर्की का जो इलेक्शन है उसका प्रोसीजर एक बार फिर जो जितने भी नाजरीन नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए बयान करूँगा। और दूसरा, मगरबी ताकतें इस हवाले से बड़ी मुतहरक हैं और क्यों। और दूसरा, जो एक माहिदा था माहिदा लोज़ान, वो भी ख़त्म होने वाला है इस इलेक्शन के 2 महीने बाद। तो इस वाले से ये जो इलेक्शन है और आइंदा जो गवर्नमेंट है इस वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बात करता हूँ। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, तुर्की का जो सदारती इंतखाबात का पहला मरहला था वो मुकम्मल हो गया और उस रिज़ल्ट के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 50% वोट नहीं ले सका, क्योंकि तुर्की के इंतखाबात का जो प्रोसीजर है वो ये है कि किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने ही करने होंगे, उसके बगैर वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। और रजब तैयब एर्दोगान साहब ने पहली पोजीशन ली, 49.50% उनको वोट पड़े। और दूसरे नंबर पर कमाल कलीद दारोगलू साहब थे जिनको 44.89% वोट पड़े। और थर्ड नंबर पर सनान ओगान साहब थे जिनको 5% वोट पड़े। लेकिन इलेक्शन से पहले आज 28 मई है जब ये पोलिंग का अमल तो शुरू हो चुका है दूसरे मरहले के लिए, लेकिन इससे पहले रजब तैयब एर्दोगान साहब को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और सनान ओगान साहब जो तीसरे नंबर पर आए हैं उन्होंने एक तैयब एर्दोगान साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और ये तुर्की के जो इंतखाबात हैं, जो 14 मई के इंतखाबात हैं, उस हवाले से जो हाईएस्ट परसेंट वोट कास्ट हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में, क्योंकि तुर्की के जितने भी लोग हैं वो बड़ा एतमाद करते हैं अपने जो इंतखाबात का मरहला है। ना उनमें कोई झगड़ा, कोई दंगा फसाद हुआ, ना बैलेट बॉक्सेस चोरी हुए, ना कोई लड़ाई झगड़े हुए, ना कोई कत्ल हुआ। बिल्कुल पुरअमन इलेक्शन हुआ और रिज़ल्ट भी 99% रिज़ल्ट रात को आ ही गए थे उनके जो इलेक्शन का रिज़ल्ट था। लेकिन खैर वज़ीर-ए-आज़म तो जो सदर था वो शाउन नहीं हो सका, लेकिन रिज़ल्ट आ चुके थे और सदर इस वजह से नहीं आ सका क्योंकि 50% वोट किसी के भी पूरे नहीं थे। लेकिन अब बात करूंगा, एक तो आज मई है, मई 2023, और माहिदा लोज़ान एक था वो मुकम्मल होने वाला है, वो होगा जुलाई 2023 में। इसका ज़रा बैकग्राउंड का तज़किरा करूंगा, ये माहिदा है क्या और ये पूरा होने वाला है और नई गवर्नमेंट से इसका क्या लिंक है और क्या इसका फ़ायदा होने जा रहा है। और सबसे पहले जिक्र करता हूँ माहिदा लोज़ान क्या था। ये जो माहिदा हुआ था 1923 में हुआ था, जुलाई के मंथ में, और ये स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में हुआ था। जंग अज़ीम के जितने भी इत्तेहादी थे और तुर्किया के दरमियान ये माहिदा हुआ था। इसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया का जो 3 बरआज़म के ऊपर फैली हुई थी उसका खात्मा हुआ था और उसके बाद तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग चुकी थी। एक तो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होगी और दूसरा जो बचा कुचा तुर्की था उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग गई थी। और जिसकी रूह से एक तो सबसे बड़ा जो नुकसान तुर्की का हुआ वो ये था कि वो इस्लामिक स्टेट नहीं रहे थे। कि एक तो सल्तनत उस्मानिया तो मशहूर थी इस्लामी निज़ाम के लिए, लेकिन जब वो ख़त्म हुई तो सबसे पहले उनके ऊपर ये पाबंदियाँ लगी गई कि तुर्की, जैसे हमारा पाकिस्तान है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो तुर्की एक सेकुलर स्टेट हुई थी, उसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। और जो वहाँ के उस टाइम सुल्तान थे उनको भी जलावतन कर दिया गया था, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, उनकी जितनी भी जायदाद थी उसको जब्त कर लिया गया। और 3 बरआज़मों के ऊपर ये जो उनका एक सल्तनत उस्मानिया फैली हुई थी, इनको जो असासे थे और इनके जितनी भी जायदाद थी इस सल्तनत उस्मानिया की, इससे भी तुर्किया के जितने भी लोग हैं उनको बरतरफ होना पड़ा था, इसे ला तलगी का ऐलान करना पड़ा था। और जो पाबंदियाँ उसके बाद इनके ऊपर लगी, जिस पाबंदियों के नतीजे में इन्हें 100 साल तुर्की ने गुजार दिए हैं, और वो पाबंदियाँ यही थी। सबसे पहला जो उनके ऊपर पाबंदी लगी कि वो तेल के ज़खायर, पेट्रोल या दूसरी चीज़ें ये नहीं निकाल सकते, तो ये अपनी ज़मीन से नहीं। अब इसका नुकसान सबसे बड़ा, आप अगर इसका अंदाज़ा लगाएं तो वो ये हो सकता है कि आप अगर सऊदीया को देख लें, कतर को देख लें, दूसरे जितने भी खलीजी ममालिक हैं, इनमें तेल के ज़खायर कितने मौजूद हैं और सिर्फ तेल की वजह से ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और तुर्किया के ऊपर सबसे पहले ये पाबंदी लगी और दूसरी यही अबनाए बास्फोरस एक समुद्री रास्ता है उसको बैनुल अक़वामी रास्ता करार दे दिया गया था और जितने भी जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे तुर्की जो स्टेट है वो उससे कोई भी टैक्स नहीं ले सकती। वो एक बैनुल अक़वामी रास्ता है, वो जहाज़ जितने भी सामान लेने वाले हैं वो जाएंगे आएंगे, लेकिन तुर्की की जो हुकूमत है इससे इसका कोई लिंक नहीं होगा। और दूसरा, अब तैयब एर्दोगान साहब पिछले कई अरसे से सियासत में आ चुके हैं। अगर तुर्की के निज़ाम को देखा जाए तो आज से 3 दहाई पहले, यानी कि 1990 तक तुर्की एक पाकिस्तान की तरह की कंट्री था और गुर्बत, बेरोज़गारी, गंदगी और सियासी अदम इस्तेहकाम, ये सारे माहौल जो आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं वो सारे तुर्की में थे। और तुर्की भी IMF से कर्जे लेता था। और लेकिन जब से तैयब एर्दोगान साहब आए, एक तो तुर्की
جو سیکولرزم کی طرف وہ زیادہ جا رہا تھا اور سیکولرزم یعنی کہ مغرب کو زیادہ فالو کر رہا تھا. لیکن جب سے رجب طیب اردگان صاحب آئے انہوں نے اس کو چینج کیا. اور دوسرا جو اسلامی جتنی بھی قوتیں تھیں, جیسے پاکستان میں مذہبی جماعتیں بہت ساری ہیں, تو اس ٹائم وہ بھی ایکٹیو ہوتی تھی, لیکن ایسا اثر و رسوخ وہاں پر تھا, مغربی بھی زیادہ اثر و رسوخ تھا, تو کوئی بھی اسلامک پاور آگے نہیں آ سکی. لیکن وہ جدوجہد کرتے رہے. بالآخر رجب طیب اردگان صاحب ان کی ایک پارٹی ہے وہ آگے آئی, اور رجب طیب اردگان صاحب پچھلے 20 سال سے اقتدار میں وہاں پر ہیں. انہوں نے ترکی کو ایک تو اسلامک کلچر کی طرف جوڑا اور اس طرف موڑ کے لے کے آئے, اور دوسرا سب سے اہم چیز ان کو معاشی طور پر بڑا استحکام کے پاس لائے. کنسٹرکشن کی, ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس تھے وہ کھولے, اور آج ترکی نے IMF کا کرتہ بھی ختم کر دیا طیب اردگان صاحب کی حکومت میں, اور جو IMF کا چنگل تھا اس سے جان چھڑائی دی ہے, جس میں پاکستان اب پھنستا جا رہا ہے. اور جولائی 2023 کو, یعنی کہ آج سے 1.5 ماہ پہلے یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے, اور اس وجہ سے مغربی جتنی بھی طاقتیں وہ بھی طیب اردگان صاحب کے خلاف متحرک ہیں, اور وہ بڑے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کہ طیب اردگان صاحب جو اسلام پسند ہے, دین کی بات, سب سے بڑی طاقت مسلمانوں میں, سب سے بڑی آواز طیب اردگان صاحب پچھلے کئی عرصے سے بن کر سامنے آئے. وہ اسلام کے ہر معاملے کے اوپر بولتے رہیں, اور مغربی طاقتیں اس معاملے کے اوپر متحرک ہیں, یہ کہیں نہ آ جائیں. اور دوسرا, جب یہ معاہدہ ختم ہوگا جولائی 2023 میں, تو یہ مانا جا رہا ہے, جتنے بھی گروہ ہیں, بہت سارے گروہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ترکی دنیا کی بہت بڑی طاقت بننے جا رہا ہے, اور یہ بڑی بڑی طاقتوں کو پیچھے چھوڑنے جا رہا ہے. کیونکہ اتنی پابندیاں, اتنی سیکشنز کے باوجود ترکی اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہوا, اتنا ڈیولپنگ جو ترکی بن چکے ہیں. اگر ان کی آپ روڈز دیکھ رہے ہیں, فلائی اوورز دیکھ لیں, ان کی اکانومک دیکھ لیں, ان کی آج فوج دیکھ لیں, اب پچھلے دنوں نے راکٹ بھی ایک لانچ کیا, اس کا تجربہ بھی کیا. تو ترکی ان سیکشنز کے باوجود اگر اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے, تو سوچے جب یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو ترکی کہاں پر پہنچے گا. اب اسلام پسند ہیں تو طیب اردگان صاحب, لیکن ان کے مقابلے میں جو ہیں کمال کلیل داروغلو صاحب, ان کا جو اثر و رسوخ زیادہ تر لبرلزم کی طرف, سیکولرزم کی طرف ہے. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہو 4 دن پہلے جو سانان اوغان صاحب تھے, انہوں نے بھی طیب اردگان صاحب کی حمایت کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں صرف اسی وجہ سے حمایت کا اعلان کروں کہ طیب اردگان صاحب اسلام کے لیے بات کرتے ہیں. تو اگر سیکولرزم کی طرف اگر ترکی آ جاتا ہے تو بڑھ جائے گا. اسلام کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے, تو ترکی کو بڑا نقصان ہوگا. تو مغربی طاقتیں بھی خیر متحرک ہیں, لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق طیب اردگان صاحب کی جو سچویشن ہے, جو طیب اردگان صاحب کی الیکشن کے حوالے سے اس ٹائم جو نوعیت ہے, اس میں طیب اردگان صاحب بہت زیادہ آگے ہیں اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اور دیکھتے ہیں الیکشن کا جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا. آپ سے گزارش ہے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو ضرور لائک, کمنٹ اور شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.